नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने दृष्टि आईएएस के जो सीरीज चर्चा कर रहे हैं, उसका दूसरा सेगमेंट चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका एग्जाम जो है 25 मई को प्रस्तावित है, 25 मई को होगा, ये 100% तय है। इस दौरान हम आपके लिए विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी लगभग 25 टेस्ट सीरीज आपका विजन का, 25 से 20 टेस्ट सीरीज और 20 से 25 टेस्ट सीरीज आपके डिस्ट्रिक्ट हम क्या करें कवर करेंगे। अगर समय मिला तो साथ ही हम आपको ओनली आईएएस वाली जो टेस्ट सीरीज है फिजिक्स वाला का, उसका भी टेस्ट सीरीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, टेस्ट सीरीज से आपको फायदा ये होगा क्योंकि जो आपकी तैयारी करते हैं उसमें निखार आएगा। निखार का क्या मतलब है, जैसे आप जब कोई चक्कू जब सब्जी वब्जी काटते होंगे, क्या करते हैं कभी कभी चक्कू में धार नहीं रहती, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी सब्जियां आसानी से नहीं कट सकती। लेकिन जैसे ही उसमें धार दे दिया जाता है, होता क्या है आपकी सब्जी बहुत अच्छे से और आसानी से कटना शुरू हो जाती है। यानी ये टेस्ट सीरीज वही है जो आपकी तैयारी को धार देगा, और आप फिर अपने तैयारी में धार देने के लिए टेस्ट सीरीज यानी अभ्यास बहुत ही जरूरी है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम देखेंगे 51 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन इससे संबंधित है इसको। दोस्तों, ये इतिहास वाला सेगमेंट है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तीनों के प्रश्न इसमें समाहित है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या है, रॉलेट एक्ट 1919 के संबंध में आप कथनों पर विचार करना है। क्या करना है देखिएगा। इसने सरकार को राजद्रोह के संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने की अनुमति दे थी। बिल्कुल दोस्तों, जो सिडनी के अध्यक्षता में जो एक्ट गठित किया गया था, इसमें क्या था, इसमें यही था बिना दलील, बिना अपील और बिना दलील के क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड इस अधिनियम के विरोध के प्रत्यक्ष परिणाम का रूप हुआ। बिल्कुल दोस्तों, हुआ क्या था, पंजाब कम्युनिस्ट में क्या जब कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और क्या कर रहे थे, इस अधिनियम का विरोध कर रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, जनरल डायर ने क्या कर दिया, उनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, डायर फायर हुआ, जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड लाखों मतलब हजारों लोग क्या हुए, निहत्थे जो थे वो मारे गए। यानी आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका सही है। अगला क्या है, व्यापक विरोध के बाद इस अधिनियम को तत्काल समाप्त कर दिया गया। नहीं दोस्तों, तत्काल नहीं समाप्त हुआ था, बल्कि इसका जो समाप्ति हुई थी 1921 हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। यानी तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। एलिमिनेशन मेथड से देखें फिर भी आपका ऑप्शन ए और बी सही हो गया है। पहला और दूसरा यानी ऑप्शन है आपका क्या है, सही है। देखिएगा अगला प्रश्न है इसमें, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। दरअसल दोस्तों, जो सैयद अहमद खान साहब थे, इनका एक बड़ी योगदान ये था कि जो पश्चिमी शैली थी, पश्चिमी शैली मतलब ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के एक अनुयायी जैसे बन गए थे या भक्त जैसे बन गए थे। उनका मेन उद्देश्य था किसी प्रकार से दोनों को मुसलमानों के मध्य में और पश्चिम के बीच में, पश्चिमी जो सभ्यता के बीच उसको क्या करें, जोड़ा जाए। तो उनका प्रयास क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना नहीं था। अगला क्या है, पश्चिम शैली की शिक्षा के माध्यम से मुसलमानों को आधुनिकीकरण करना। बिल्कुल, ये इनका इनका क्या था, यही इनका टारगेट था। वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे मुस्लिम और पश्चिमी शैली के मध्य क्या हो, आधुनिकीकरण का प्रसार हो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत परिषद अधिनियम 1909 आपको, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो कहते हैं। क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो कहा जाता है के रूप में जाना जाता है। भारतीय शासन में निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन पेश किया। आप बताइएगा इसमें क्या हुआ। इसमें पहली बार दोस्तों मुसलमानों को पृथक निर्वाचन हुआ, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। इस अधिनियम को इसी के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका, ये सही होगा। ऑप्शन ए क्या है आपका सही है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 का उद्देश्य क्या थे। दरअसल हुआ क्या तो दोस्तों, 1939 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उस वक्त क्या थे, जो आपके जो गवर्नर जनरल थे क्या, लॉर्ड लिन लिथगो, इन्होंने 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पेश किया। कहा कि अगर आप भारत का युद्ध में समर्थन करते हैं, भारत अगर ब्रिटिश का समर्थन करता है, वो क्या करेगा, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद उन्हें एक संविधान सभा गठन करने की बात की स्वीकारी था। फिर कहा युद्ध के जो परिषद होगी उसमें सदस्यता होगी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, और डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो किससे संबंधित था, सीमित राजनीतिक रियायतों को देकर द्वितीय विश्व युद्ध के
ब्रिटिश प्रयासों के भारत का समर्थन प्राप्त करने। बिल्कुल दोस्तों, ये द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, ताकि भारतीय जाके इस युद्ध में लड़ सके, इसीलिए इसका प्रस्ताव आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको पहले ही ऑप्शन मिल गया इसमें। ठीक है, आगे आइएगा, देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है, विचार करिए। देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में क्या करना है, देखिएगा। इस अधिनियम में प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या किया था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसने प्रांत और केंद्रीय दोनों विधानमंडल में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। नहीं दोस्तों, ये कब आया था, ये आया था 1909 में। कब आया था, 1909 में आया था, ना कि 1919 में। ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर देख लिया, एलिमिनेशन मेथड को देखें, तो ऑप्शन बी आपका अपने आप सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं जानकारी के लिए, क्या है। इसने संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। बिल्कुल दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिएगा। अब इसमें आपको पूछा जो करंट संबंधित प्रश्न है, इसको देखिएगा क्या है। इसमें कह रहा है ग्रीन बॉन्ड बाजार का विकास, फिर क्या है, बॉन्ड धारकों के खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, अगर मुद्रास्फीति से जुड़े सॉवरेन बॉन्ड की शुरुआत। अब कह रहा है भारत में बॉन्ड बाजार में तरलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त में से कितने उपाय प्रस्तावित किए हैं। दरअसल तरलता का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें तरलता का मतलब बाजार में पैसा की मात्रा में वृद्धि या फिर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। और इसमें सरकार ने तीनों ही ऑप्शन की शुरुआत किया था। क्या किया था, तीनों ही काम शुरू किया था। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1917 के चंपारण की भूमिका निभाई थी। दरअसल दोस्तों 1917 में जो चंपारण हुआ था, कहां हुआ, चंपारण, बिहार में। और किस लिए, जो आपका नील किसान थे, नील किसान के विरोध में गांधी जी क्या गए थे, चंपारण गए थे। अब ये पूछ रहा है इससे कौन थे नेता, किसके आग्रह पे गए थे, कौन इसके साथ थी। तो सब बुलाने वाले कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, और साथ में कौन कौन गए थे, साथ इनके आपके अनुग्रह नारायण सिंह गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कौन गए थे आपके, जेबी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी। कृपलानी, हालांकि और नेता थे, लेकिन ये प्रमुख नेता थे जो गांधी जी साथ में कहां गए थे, चंपारण, बिहार गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है साइमन कमीशन के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। क्या है, इसकी स्थापना भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रगति को अध्ययन करने के लिए की गई थी। बताइए स्टेटमेंट सही या नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, जिससे इसका उद्देश्य क्या था, जो भारत शासन 1919 था उसको अध्ययन करना था कि भाई साहब क्या ये जो अधिनियम था सही है या नहीं सही है, इसमें क्या सुधार किया जाए। ठीक है, आगे क्या है, भारतीय नेताओं ने आयोग का स्वागत किया है। इसने स्वागत नहीं किया, ध्यान देना, बल्कि विरोध किया था। साइमन कमीशन क्या हुआ था, विरोध हुआ था। इसी विरोध में आपके जो लाला लाजपत राय साहब थे उन्होंने क्या किया था, उनको लाठी मारी गई थी और उनका निधन हो गया था। और साइमन गो बैक, क्या, साइमन गो बैक का नारा लगा था। यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर दूसरा काट दिया जाए, ये क्या हुआ आपका गलत हो गया, यानी तीसरा और चौथा। अब आपसे आगे क्या दे रहा है, इसके परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया स्वरूप नेहरू रिपोर्ट आई। बिल्कुल दोस्तों, ब्रिटिशों ने यह चैलेंज किया, हम ही बुद्धिमान हैं और हम ही क्या कर सकते हैं, संविधान बना सकते हैं, आप भारतीयों को नहीं कोई तरीका संविधान बनाने का। इसके विरोध में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई और उसने क्या किया, एक नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 और 3 क्या है आपका सही है, ऑप्शन 1 क्या है आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। और ये नेहरू रिपोर्ट आई कब थी, 1928 में आई थी। और ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो प्रश्न ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बहुत अच्छा है। दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रश्न क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी पे। अगर आप क्रोनोलॉजी का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल का है अमोघ क्लासेज। कौन है, अमोघ क्लासेज, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां मैंने जितने क्रोनोलॉजी है, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, जो भी फैक्चुअल टॉपिक है, वहां मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम पर फोकस करते हुए आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका क्या,
भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में आपको विचार करना है। अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। क्या है इसमें? भारत में ब्रिटिश शासन के तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया था। बिल्कुल दोस्तों, इसमें गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो मतलब अगर हम स्वतंत्रता नहीं हमें नहीं मिलती तो हम क्या कर जाएंगे? अपने आप को समाप्त कर देना है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार से क्या लेना है? स्वतंत्रता लेकर आनी है। ठीक है, कह रहे हैं इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। बिल्कुल दोस्तों, जो जितनी महिलाएं थी, कैसे कौन कौन से? एक थी अरोड़ा आशा फली थी आपकी, और कौन थी? उषा मेहता थी। क्या किए थे? नवोदय भूमिगत रेडियो की स्थापना किया था। ठीक है, उसके माध्यम से क्या करते? पूरे लोगों को सूचना देती थी। ऐसे कुछ महिलाएं थे, सुचेता कृपलानी वगैरह, या फिर पंडित रमाबाई जो थे, ये सब ऐसे कुछ महिलाएं थी जो इस आंदोलन बहुत बढ़ चढ़कर क्या किया था? भाग लिया था। क्या है? ब्रिटिश ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति का पालन इस्तेमाल किया था। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने क्या काम किया? फूट डालो राज करो, जो कि इनका आदत क्या था? शुरू से ही इनकी आदत पड़ी थी कि भैया भारतीयों को बांट दो और उस पर शासन कर लो। इस पे ये फोकस करने लगे। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें क्या? तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। चलते हैं आगे, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन पूना समझौता का परिणाम था? आप बताना है पूना पूना समझौता जो हुआ था किसके परिणाम पे हुआ था। अब पता है दोस्तों, जब आपका जब क्या कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने किया था? रैमजे रैमजे मैकडोनाल्ड किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड किया थे। कब कब हुआ था? ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन परिणाम स्वरूप ये सांप्रदायिक घोषणा की बात की गई थी। इसमें क्या कहा गया था? जो आपके दलित हैं, जो आपके दलित वर्ग है, उनको पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। पृथक निर्वाचन के लिए तो हुआ कि जब गांधी जी को सुना पता चला तो 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पे बैठ गए। किस पे? आमरण अनशन पे बैठ गए कि भाई साहब ये जो आरक्षण का प्रावधान है कि हमारे जो हिंदू समाज है इसको बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं ब्रिटिश लोग, इसको समाप्त करिए वरना मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। ठीक है, इस दशा में कई हिंदूवादी नेता और अंबेडकर साहब के बीच में क्या समझौता हुआ? जब कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पूना समझौता। इसके बाद क्या हुआ था? इस समझौते के बाद ये हो गया कि जो पृथक निर्वाचन था, जो इनका पृथक निर्वाचन था, उसके स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। क्या कर दी गई? आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? इसमें अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान नहीं दोस्तों। प्रांतीय विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्या किया गया था? इनका आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है या गलत है। क्या है? देखिएगा, इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग भेजने के लिए प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। बिल्कुल दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था? अब 1939 से क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। अब चूंकि भारत के पास क्या है? जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक है तो इसका मतलब सेना अधिक है। अगर सेना अधिक है तो युद्ध में क्या चाहिए? सेना चाहिए। और भारत ही एक ऐसा देश था जिसके पास सेना सर्वाधिक थी, यानी उस वक्त युवक बहुत ज्यादा थे। अब ब्रिटिश को इनका समर्थन लेना, झकमार समर्थन लेंगे, चूंकि नहीं करेंगे जाएंगे कहाँ? इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया था? उन्होंने एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजा था। कहा भाई साहब अब जाइए और भारतीयों को तोनी चूना लगाइए, फिर लॉलीपॉप दीजिए और भारतीयों को शामिल कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने दिया क्या? लॉलीपॉप। इसने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा। सोचिए, लॉलीपॉप क्या दे रहे हैं? भैया हम डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। तो कांग्रेस और नेहरू ने ये कहा, ये बताओ तुम पढ़कर बुड़बक हो क्या? क्यों बुड़बक हो? कि भाई साहब जब हम पहले से ही 1930 में ही अपने अधिवेशन कहे हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तुम डोमिनियन स्टेटस लेकर आए हो, गधे कहीं के। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया नहीं दोस्तों, विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। यानी स्टेटमेंट क्या है आपका? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला और दूसरा क्या है आपका? सही। पहला और दूसरा सही। क्यों? क्योंकि भारत ने डोमिनियन स्टेटस देने के प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत ने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया था। भारत इसका मतलब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसने डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। दरअसल हंटर आयोग 1882 के संदर्भ में आपको विचार करना है। हंटर आयोग कब आया करता था? आपके यहाँ एक वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच क्या था? वुड डिस्पैच आया था दोस्तों
1854 में आया था। इसका क्या था, शिक्षा क्षेत्र में इसने बहुत व्यापक बदलाव लाया था ताकि भारतीयों को शिक्षा दिलाई जा सके। अब इस संदर्भ में इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम क्या था, हंटर आयोग। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में शैक्षिक नीतियों की समीक्षा करना। बिल्कुल, इसका उद्देश्य क्या था, जो 1854 जो उड़ी डिस्पैच था उसकी समीक्षा करना था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसने प्राथमिक शिक्षा में भारतीय स्थानीय भाषाओं की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल दोस्तों, दरअसल ये जो आया था दो स्तरों पर आया था, एक प्राथमिक शिक्षा पाया था, दूसरा माध्यमिक शिक्षा पाया था। ठीक है, दोनों शिक्षा की इसने बात की थी। और इसने कहा था जो प्राथमिक शिक्षा होगी हमारी स्थानीय भाषा में होगी। किसमें होगी, स्थानीय भाषा में होगी, जबकि माध्यमिक शिक्षा आप अंग्रेजी भाषा में विकल्प के रूप में दे रखा था। ठीक है, इसने मिशनरी स्कूलों को अनुदान दिए जाने का विरोध किया। नहीं दोस्तों, विरोध नहीं किया, बल्कि मिशनरी स्कूलों का और उसको बढ़ावा देने के लिए समर्थन किया था। ये स्टेटमेंट गलत है आपका। सोचो पहले, हंटर आयोग है, मिशनरी स्कूल को क्यों बंद करेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यानी तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। क्या होगा, पहला और दूसरा क्या होगा आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या है, यह मस्तिष्क और बाह्य उपकरण के बीच सीधे संचार की सक्षम बनाती है। दोस्तों, अभी एलन मस्क जो है आपके विश्व के माने जाने व्यक्ति, आपको जानते होंगे, इन्होंने एक प्रयास शुरू किया है, चूंकि जो मस्तिष्क संबंधित समस्याएं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, उन्हीं के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है कि मस्तिष्क में चिप टाइप का प्रयोग किया जाएगा ताकि बाह्य और अंदर मस्तिष्क के रूप में क्या हो, संचार हो सके। ठीक है, यही चीज है यह मस्तिष्क बाह्य उपकरण के बीच सीधा संचार सक्षम बनाती है। फिर क्या है, इसका उपयोग रोगों को उपचार, मानव संज्ञानात्मक प्रदर्शन को सुधार करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अब है कार्टोसेट 2 उपग्रह श्रृंखला के संदर्भ में आपको विचार करना है। कार्टोसेट कब लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया, इसरो ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया है, या पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया, क्या पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका अनुप्रयोग है क्या है, ध्यान देना है। जो यूपीएससी है आपका, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है, आपसे ये नहीं पूछेगा रॉकेट बनता कैसे है, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लाएगी, या इसको आपको कोई सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता, मतलब कैसे लॉन्च होता है, ये सब नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा उसका अनुप्रयोग। मेंस में भी क्या पूछा जाता है, उसका अनुप्रयोग पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा, आपदा प्रबंधन में, भूमि के उपयोग मानचित्रण और सीमा निगरानी, तीनों में ही इसका प्रयोग होता है। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में आपको विचार करना, बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। ठीक है, देखिएगा कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। क्या है, इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन खिलाफ के समर्थन में था, खलीफा के समर्थन में था। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन ने क्या काम किया, जो तुर्की के जो शासक था, उसको पद से हटा दिया। और दरअसल उस वक्त जो तुर्की का शासन हुआ करता था, उसे खलीफा का सम्मान दिया जाता, खलीफा का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, अगर उसको हटा दिया तो जितने मुस्लिम थे, विश्व के जो मुस्लिम जगत थे, उसके विरोध में आ गए, भाई साहब आप हमारे खलीफा को कैसे हटा दिए, भाई साहब आप हमारे खलीफा को कैसे हटा दिए। तो उसी के समर्थन में कि आप हमारे खलीफा को वापस लाइए, उसको बैठाइए, उसी के समर्थन के लिए उन्होंने अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। यानी ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया। बिल्कुल दोस्तों, महात्मा गांधी ने इसका समर्थन दिया था और खलीफा और असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि ऐसी एकता इस 100 सालों में भी नहीं आती, एक बार 100 सालों में एक बार आती है, ऐसा स्टेटमेंट गांधी जी का है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से उत्तरी भारत के मुस्लिम नेतृत्वकर्ता शामिल थे। अब बताइएगा इसमें सही नहीं, इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे दोस्तों, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। दरअसल हुआ क्यों था, जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, क्यों समाप्त हुआ था, 4 फरवरी 1922 को जब गांधी जी ने वापस मतलब जो चौरी चौरा घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना के बाद क्या कर दिया गया, जिसे वापस ले लिया गया था। वापस लेने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, अब कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना यह था कि हम विधानसभा में जाके ब्रिटिश का विरोध करेंगे, कुछ लोग ये था हम विधानसभा में से बाहर रहकर ब्रिटिश का विरोध करेंगे। जो ऐसा चाहते थे विधानसभा में जाके हम सरकार को विरोध करें, वो कौन थे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू समूह था। जिन्होंने जाके क्या किया, इस चुनाव के लिए आपका
इस पार्टी का गठन किया। ठीक है, हालांकि शुरुआत में कांग्रेस इसके समर्थन नहीं थे, गांधी जी समर्थन नहीं थे, लेकिन बाद में जब गांधी जी जेल हो गए बाद उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इरविन समझौता का परिणाम था? दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, यह समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था आपका मार्च में हुआ था। कहां हुआ था? मार्च 1931। कब? मार्च 5 मार्च, मैं डेट भी बता दे रहा हूं, 5 मार्च 1931। क्यों हुआ था? दरअसल इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, आपको पता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था। ठीक है, 11 सूत्री मांग के तहत इन्होंने कहा था कि भाई साहब आप हमारी मांग को मानिए और वरना हम सविनय आंदोलन चलाएंगे। इरविन ने नहीं मांगा तो आंदोलन शुरू हो गया। अब हुआ क्या, इसी समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है और गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं भाग लिए। पहले वाले में कांग्रेस और गांधी जी नहीं गए। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन बिना कांग्रेस के समर्थन का कोई मतलब नहीं था गोलमेज सम्मेलन का, इसीलिए समर्थन के लिए बुलाने के लिए इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा। इसी समझौता क्या था? ये समझौता मेन था जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहाई था, आपराधिक कैदियों को नहीं। अगर आपराधिक कैदियों की रिहाई होती तो शायद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता आपके क्रांतिकारी बाहर हो जाते। ऐसा नहीं, केवल राजनीतिक कैदी है कुछ जिसके ऊपर अपराध की या धाराएं नहीं चली उनको बाहर करने की एक समझौता इसमें शामिल था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, उम्मीद कर थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको चीजें याद आ जाए। ठीक है, अगला क्या है देखिएगा, इसरो द्वारा प्रक्षेपित इनसैट 3D उपग्रह प्राथमिक महत्व क्या है? क्या है? यह वन संसाधनों से संसाधित विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अच्छा, यह वास्तविक समय में मौसम पूर्वानुमान के आपदा चेतावनी को प्रणाली को बढ़ाता है। बिल्कुल दोस्तों, यही है। यह क्या है? जो मौसम पूर्वानुमान है या आपदा है इसकी चेतावनी को यह बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि हमें समय पूर्व जो आपदा होगा या चेतावनी होगी उसको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के शेयर बाजार में रैंकिंग में भारत के 2023 के उन्नति की सबसे सटीक वर्णन करता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बिल्कुल दोस्तों, अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ेगा क्या होगा? शेयर बाजार की रैंकिंग में क्या होगा? इसके सुधार होगा। ठीक है, अगर इकोसिस्टम आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुधार होगा, विस्तार होगा, उसमें भी आपकी रैंकिंग प्रदर्शित अच्छी की जाएगी। और कारोबार सुगमता में होगा तो इसके भी, यानी ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन क्या इसमें आपके सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता थी क्या? थी क्या रखा है? प्रांतीय स्वायत्तता के परिचय, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, पृथक निर्वाचन मंडल का उन्मूलन, या फिर संविधान सभा गठन। दोस्तों इसमें संविधान सभा गठन नहीं हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल को उन्मूलन नहीं बल्कि विस्तार कर दिया गया था। विस्तार इसमें एग्लो इंडियन वगैरह के क्या कर दिया, एग्लो इंडियन महिला के लिए क्या कर दिया, विस्तार कर दिया गया था। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता बनाई भाई साहब, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दिया गया था। यानी ऑप्शन क्या है आपका सही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर दी गई थी, प्रांतों का अलग विषय उनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय सेना यह आईएनए के संदर्भ में आपको विचार करना, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। आईएनए आपको पता है कि इसका गठन कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। इसका गठन प्रारंभ में मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये बिल्कुल ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में मोहन सिंह ने इसका किया था। मोहन सिंह कौन थे? ये ब्रिटिश की सेना थे, ब्रिटिश की सेना थे जो भारतीय थे, जिन्होंने क्या किया था, इसका गठन किया था। कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आईएनए का पुनर्गठन किया। बिल्कुल दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इसको पुनर्गठन किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यह था कि हमें मतलब जो धुरी राष्ट्र हैं उनसे मिलकर जो ब्रिटेन वगैरह और उस पर क्या करना, आक्रमण करना और भारत को स्वतंत्र कराना, इसका लक्ष्य यही था। ठीक है, यह आईएनए प्राथमिक लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र शक्ति के साथ गठबंधन करके भारत की स्वतंत्रता के सुरक्षित करना। बिल्कुल दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है आपका तीसरा भी सही। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये थे अगर हम धुरी राष्ट्र हमारा समर्थन कर देते हैं तो क्या होगा, हम लोग के लिए ये क्या होगा, स्वतंत्रता हो जाएगी और ब्रिटिश सरकार हार जाएगी, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ इनका लक्ष्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राजनीतिक नेता ने 1946 से नौसेना विद्रोह के सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी? कौन किया था दोस्तों? गांधी जी ने किया था। कौन किया था? गांधी जी ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है
1946 के भारत में कैबिनेट मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या था? दरअसल 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और जो कैबिनेट मिशन आया था उसका उद्देश्य क्या था? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक समस्या जो हो रही थी उसमें यह था कि संविधान का सभा गठन किया कैसे किया जाए, क्या संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाए, गठन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, इसकी जो समीक्षा करना था, जो समिति गठित की गई थी उसका ही काम था। यानी फिर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्या? भारत के संविधान निर्माण के लिए एक योजना को प्रस्तावित करना कि भाई आखिर संविधान सभा कैसे गठित की जाएगी, संविधान निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके सदस्य कैसे होंगे, ये सब जो भी बात होगा ये कौन किया था? इसी समिति ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में आपको विचार करना है। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है? इस अधिनियम में दो स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, इसी अधिनियम में क्या किया? भारत और पाकिस्तान को पहली बार अलग किया गया है, इसके पहले नहीं किया गया था। यानी यह स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अगर क्या है? इसने दोनों राज्यों की संविधान सभा को अपने अपने संविधान निर्माण का अधिकार दिया था। बिल्कुल दोस्तों, जब मुस्लिम लीग इसमें नहीं शामिल होना चाही थी संविधान सभा में और उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू कर दी। क्या किया गया? प्रत्यक्ष कार्यवाही। आप बताइए मुझे प्रत्यक्ष कार्यवाही कब शुरू हो गई थी? बता दे रहा हूं, 16 अक्टूबर 1946 में जब प्रत्यक्ष कार्यवाही शुरू कर दिया था। इसके अंत में यह लगा कि नहीं, अब इन्हें अलग ही कर देना चाहिए। इस दशा में क्या हुआ? उनको अलग करने का अधिकार दे दिया गया था। फिर इस अधिनियम के तहत लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्यान देना है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के गवर्नर थे, भारत के गवर्नर तो थे, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे ये जिन्ना थे। कौन थे? जिन्ना थे, न कि गवर्नर, न कि लॉर्ड माउंटबेटन। यानी तीसरा ऑप्शन आपका गलत है। कौन थे? जिन्ना थे। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए। इसमें तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, इस हिसाब से आपका ये गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, क्या है? यह भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 में लंदन बुलाई गई थी। बिल्कुल, ये क्या है? 1930 में इसका बुलाया गया था। ठीक है, और इसका मतलब क्या था? जो संवैधानिक समस्या है भारत की, इसको समाधान करना। आगे क्या है? इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। दोस्तों, कांग्रेस नहीं ली गई थी, कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यानी ये स्टेटमेंट आपको दूसरा सही है। कांग्रेस केवल दूसरे में गई थी, ध्यान देना, कांग्रेस केवल दूसरा ऐसा अधिवेशन था जिसमें भाग ली थी। पहले और तीसरे में नहीं गई थी, और दूसरे वाले में भी गांधी जी गए थे। कांग्रेस तरफ से कौन थे? गांधी गए थे और कोई नहीं गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। BR अम्बेडकर ने इस सम्मेलन के दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। बिल्कुल दोस्तों, ये तीसरा स्टेटमेंट क्या आपका सही है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक, आगे चलते हैं। यानी ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 आपका क्या है? सही है। आगे चलिएगा। अब आगे आपका प्रश्न है, मेगा टेक्सटाइल, PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, इसे PM मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? PM मित्र। PM मित्र का मतलब ये होता है दोस्तों, जो मतलब एक औद्योगिक क्षेत्र ऐसे विकसित करना ताकि कपड़ा वगैरह के हब के रूप में निर्माण करना है। इससे क्या होगा? अधिक से अधिक क्या किया जाए? आपको कपड़ा पार्कों की स्थापना किया जाए ताकि रोजगार को उपलब्ध किया जाए। ठीक है, इसका अब कह रहा है इसके लाभ क्या होंगे? रसद लागत में कमी होगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जो परिवहन लागत होता है या जो कंपनियों की निर्माण लागत होता है या फिर व्यापार लागत होता है, उसमें कमी होगी। यानी ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका? क्या है? सही है। दूसरा है क्लस्टर आधारित होगा। बिल्कुल दोस्तों, क्लस्टर आधारित मतलब ये होगा इसमें पार्कों का निर्माण किया जाए कि एक ही स्थान में क्या होगा? चीजें आपकी सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही होगा। वैश्विक बाजार के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इससे क्या होगा? जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है उससे हम अगर चीजों को अपने यहाँ निर्माण कर लेंगे तो इससे क्या होगा? चीजें हमें सस्ती मिलेंगी और हमारा उत्पादन अधिक होगा और कम कीमत पे ही होगा। यानी तीनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से अनुप्रयोग संभव है? बताइएगा कौन सा संभव है? कह रहा है रोगों को शीघ्र से पता लगाना। क्या AI के माध्यम से हम रोगों को शीघ्र से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि AI की कितनी क्षमता है अभी हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी क्षमता है, क्या क्या कर सकता है।
ठीक है। जलवायु की वास्तविक समय निगरानी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और अंतरिक्ष अन्वेषण उपग्रह की निगरानी किया जा सकता है, बिल्कुल। ये तीनों ही काम क्या किया जा सकता है, एआई के माध्यम से किए जा सकते हैं, यानी तीनों ऑप्शन क्या है आपके सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल 1883 के संदर्भ में आपको बताना है आखिर इसके बीच तनाव क्यों हुआ था। अगर जब इल्बर्ट बिल आया क्यों हुआ, तनाव हुआ था। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों कि जब इल्बर्ट बिल आया था उसके पहले यह प्रावधान था, जो ब्रिटिश नागरिक थे उनके जो मुकदमे होते थे, भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते, भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। अब इस बिल में यह प्रावधान किया गया, जो भारतीय न्यायाधीश होते हैं वो ब्रिटिश लोगों का भी मतलब कर सकते हैं, मतलब निर्णय कर सकते हैं। इस संदर्भ में कि ब्रिटिशों ने काफी ज्यादा विरोध किया था, ठीक है। इसीलिए इसको इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या देखिएगा, न्यायिक प्राधिकरण के संबंध में भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश अधिकारियों के बीच मतभेद, बिल्कुल यही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला आपका स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में आपको विचार करना, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उसका क्या रीजन रहा होगा, ठीक है। भारतीय जलवायु परिवर्तन के संभव था इसके पतन का योगदान होगा, बिल्कुल। अभी हाल में जो रिसर्चेज हो रही हैं इसके माध्यम से पता चल रहा है हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से लोग क्या कि अपने आप को नहीं ढाल पाए थे और ये समस्या हुई थी, ठीक है। साक्ष्यों के अनुसार आर्यों के आक्रमण ने इसके विनाश के प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, अभी तक ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि साक्ष्यों की आर्यों के आक्रमण हुआ और ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। अब सोचिए, पहले भारत इतनी बार आक्रमण हुआ है, अगर ऐसा कोई साक्ष्य होता तो भारत तब तक समाप्त हो गया होता, भारत रहता ही नहीं। यानी यह कोई विशेष कारण नहीं दिखता। ऑप्शन एक आपका सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 80, देखिएगा। अब आपके सामने दे रखा है कि बौद्ध संगतियां दे रखा है, आपको सुमेलित करने के लिए पूछा है, सुमेलित है या नहीं सुमेलित है। क्या है, बौद्ध संगीत और संरक्षक। प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु, बिल्कुल। प्रथम कौन था, अजात शत्रु थे। और कब हुआ था दोस्तों आप बताइएगा, यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीत काला शोक कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था लगभग जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई 100 वर्ष के बाद हुई थी। कब हुई थी, 100 वर्ष के बाद हुई थी, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत के बाद में लगभग 383 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, ठीक है। अब तीसरा जो बौद्ध संगीत हुई थी अशोक करवाया था, और कब, लगभग 283 के आसपास। कब, लगभग 283 ईस्वी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कनिष्क ने कराया था। कब कराया था, कनिष्क ने कराया था। और कब कराया था, पहली शताब्दी में कराया था। कब कराया था, पहली शताब्दी में कराया था, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन आपका तीनों ही सही है, तीनों ही ऑप्शन क्या है आपका सही है, ठीक है। अशोक वाला भी याद करिएगा। इसके अध्यक्ष आप हमें कमेंट का बॉक्स करके बताइए इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे होंगे, ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। संगम साहित्य प्रारंभिक दक्षिण भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, जो संगम साहित्य में इस समय पता चलता है ये दक्षिण भारत में किस प्रकार की सामाजिक दशाएं उस वक्त थी, ठीक है। संगम काल रोमन साम्राज्य के साथ व्यापक व्यापार के लिए जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, वहां पे कई बंदरगाह थे, आपको पढ़ा होगा। एरिथ्रियन बंदरगाह था, अरिकामेड बंदरगाह था, ये सब ताम्रलिपि बंदरगाह था, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि रोमन साथ इनके व्यापार हुआ करते थे। यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका दोनों ही सही है, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आगे चलिएगा। अब आगे है ऋग्वेद की जो देवताएं हैं, अब उनके बारे में आपको देखना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका सही है। देखिएगा, इंद्र और गुड़। अब आपको पता है ईश्वर और गुड़। इंद्र क्या थे, इंद्र वर्षा और बिजली के देवता थे। बिल्कुल दोस्तों, आज भी इंद्र भगवान क्या है, वर्षा के देवता। हम लोग क्या करते हैं, इंद्र भगवान पानी बरसो यार, वर्षा नहीं हो रही है, करते ही नहीं करते। इसलिए अग्नि क्या थी, अग्नि की देवता, बिल्कुल अग्नि की देवता थी। इसका काम था, ये मीडिएशन का काम करती थी। ये क्या करती, मीडिएशन काम करती, किसके किसके बीच में, जनता के बीच में, लोगों के बीच में और भगवान के बीच में। लोगों के बीच और भगवान के बीच क्या मीडिएशन करती थी। इससे यह पता चलता था कि भैया हमारा संदेश भगवान तक पहुंच जाएगा। जो कुछ हम अग्नि में डालेंगे वो पंच तत्व में विलीन होकर कहाँ चला जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ये विश्वास था, ठीक है। वरुण जो है जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से संबंधित थे। बिल्कुल दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, यानी तीनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सुमेलित है, ठीक है। आगे चलिएगा।
उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। देखिएगा, समाज में पशुपालन से कृषि की प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अपना लिया। बिल्कुल दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था, वैदिक काल जो वैदिक काल था जिसे ऋग वैदिक काल कहते हैं, उस वक्त पशुचारण व्यवस्था थी। कौन सी? पशुचारण व्यवस्था। पशुचारण मतलब लोग खाना बदोश वाली जिंदगी जीते थे। लेकिन हुआ क्या, लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज होने से वजह से क्या हुआ, कुल्हाड़ी का निर्माण हुआ। कुल्हाड़ी के निर्माण से क्या हुआ, जंगल काटे गए। क्या काटे गए? जंगल काटे गए। जंगल काटे से क्या हुआ, मैदान का निर्माण हुआ। और जब मैदान का निर्माण हुआ तो मैदान से क्या, कृषि हुई। और किसी से वजह से क्या हुआ, अस्थायी जीवन का शुरुआत हुआ। किसी की वजह से क्या हुआ, अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। यानी एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित है। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। अगला क्या है, इस काल में किसी उपकरण बनाने के लिए लोहे का व्यापक प्रयोग होता है। बिल्कुल दोस्तों, इस काल में भाई मैंने कहा ना, इसी लोहे की खोज ने क्या किया, पूरे समाज में परिवर्तन कर दिया। अब कार्ल मार्क्स का एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, जैसे जैसे समाज में प्रौद्योगिकी का परिवर्तन वैसे होता है, वैसे वैसे सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है, बल्कि बहुत ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे कुल्हाड़ी का निर्माण होता है वैसे जंगल काटे जाते हैं और मैदान का निर्माण होता है, और जो पहले समाज थे, पहले समाज बदल के कृषक समाज की स्थापना हो जाती है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, गुप्त प्रशासक के संदर्भ में आपको विचार करना, आप बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करता था। बिल्कुल दोस्तों, ये भी उन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन क्या धारण किए थे, उसने किया था परम भागवत की उपाधि धारण किया था। और मुझे आप समुद्रगुप्त का बताइएगा क्या उपाधि धारण किया, कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा। ठीक है, आगे क्या है, ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं की दी गई भूमि अनुदान कर मुक्ति थी। बिल्कुल दोस्तों, जो ब्राह्मण वगैरह थे, इनको जो भूमि दी जाती थी वो कैसे थी, कर मुक्ति दी जाती थी। यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। आगे चलते हैं। अब आगे हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है, हड़प्पा की मोहरे टेराकोटा से बनी थी और उन पर ब्रह्मी लिपि से अभिलेख अंकित थे। दोस्तों, ये टेराकोटा के नहीं थे, ध्यान देना, ये टेराकोटा के नहीं बने थे। ठीक है, बल्कि किसके बने थे, ये आपके नरम पत्थर के, किसके, नरम पत्थर के बने थे। नरम पत्थर, नरम पत्थर जिसे हम क्या कहते थे, स्टीटाइट, स्टीटाइट के बने हुए थे। ठीक है, और इसमें ध्यान देना, ब्रह्मी लिपि नहीं बल्कि चित्रात्मक लिपि की चीज का, चित्रात्मक, उस वक्त कोई लिपि नहीं थी, उस वक्त कोई लिपि नहीं थी, बल्कि चित्रात्मक लिपि से लिखी गई थी। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकांश मोहरे में गेंडा, बैल, बाघ सहित जानवरों को दर्शाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, इसमें मोहर क्या है, इन सब जानवरों को दर्शाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगलोव प्रौद्योगिकी की भूमिका का सटीक वर्णन करता है। दरअसल होता है मैंगलोव प्रौद्योगिकी जो है दोस्तों, जो अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन कम होता है, यानी जो सतह होती है, दो सतहों के बीच फ्रैक्शन कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, मूवमेंट बहुत तेज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अधिक तेज जो वाहन चलेंगे उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी बुलेट ट्रेन कम घर्षण और उच्च गति, कौन है, कम घर्षण उच्च गति के लिए इसमें किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो मैग्नेट प्रयोग किया जाता है ना, उसमें क्या होता है, रिपल्सन वाला प्रौद्योगिकी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए। ठीक है, आगे चलिए। चोल वंश के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, चोलों ने मंदिर के निर्माण के लिए भूमि राजस्व का उपयोग किया था। बताइएगा स्टेटमेंट आपका सही कि नहीं सही। बिल्कुल सही, क्योंकि चोल साम्राज्य ऐसा था जिसमें मंदिर का निर्माण बहुत कराया। भारत में जितनी मंदिरों का जो अधिकतम निर्माण है वो चोलों ने ही कराया है। ठीक है, आगे क्या है, ग्राम सभाएं, स्थानीय प्रशासन, सिंचाई गतिविधियां प्रबंधन की उत्तरदायी थी। बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त जो आपका ग्राम प्रशासन था चोल वंश के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्राम प्रशासन था। पूरे इतिहास में अगर देखा जाए जिसका ग्राम प्रशासन सबसे अच्छा रहा वो कौन सा, चोल साम्राज्य रहा। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। उसमें ग्राम को क्या कहा जाता, उर कहा जाता था। क्या कहा जाता, उर कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। आगे प्रश्न है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में आपको विचार करना। त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों होता है, दरअसल दोस्तों जब गुप्त वंश समाप्त हो चुका था, अब कन्नौज बहुत बड़ा मतलब केंद्र बन चुका था। अब इस पे पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश क्या शासन चाहते थे। हर कोई अपना नियंत्रण कर चाहता था। क्यों कन्नौज क्या थे, गंगा के वैली का क्षेत्र था, गंगा का मैदान था, और गंगा का मैदान जिसके पास होगा उसके पास क्या होगा,
खनिज संसाधन अधिक होंगे, संसाधन अधिक होगा तो क्या होगा, उसका नियंत्रण हो जाएगा, पूरे भारत पे नियंत्रण हो जाएगा। इसीलिए हर कोई कन्नौज पे क्या करना चाहता था, नियंत्रण करना चाहता था। और ये जो शासन, जो युद्ध हुआ था, जो गुट हुआ था, ये त्रिकूट कौन कौन थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे। इनमें आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, यह संघर्ष मुख्यतः एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए था। बिल्कुल सभी क्या चाहते, हर कोई क्या चाहता है, कन्नौज पर नियंत्रण करना। यानी ये स्टेटमेंट क्या है आपका, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताना है क्या। मुगलों ने ज्येष्ठ के नियम का पालन किया और जिसके तहत सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार की विरासत मिलता था। नहीं दोस्तों, इनमें ज्येष्ठ का उत्तराधिकार का नियम नहीं पालन था, बल्कि इनका यह था जितने लोग हैं सब बराबर रूप से संपत्ति बांट लें। आपको पता होगा जब हिमायू शासक बना था बाबर के बाद, उसने कहा कि हम कि अपने चारों भाइयों का अस्करन, कामरान और सिंध क्या था, कामरान वगैरह को क्या किया था, उसने सबको बराबर से शासन में बांट दिया था। सबको अपना क्षेत्र, हिंदल वगैरह को क्या कर दिया था, कामरान, अस्करी, जिंदल, इन सबको क्या कर दिया, सबको अपना बराबर में शासन बांट दिया था। ठीक है, यानी ये ऐसा प्रमाण नहीं है। ठीक है, बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और जिससे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बिल्कुल दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। आगे चलिएगा, अगला क्या है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधारों के संदर्भ में आपको विचार करना है। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं को कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सख्त बाजार नियंत्रण लागू किया। दरअसल दोस्तों ये हुआ क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी सेना रखी थी, बड़ी सेना रखी थी। अब बड़ी सेना है तो पैसा देना पड़ेगा, और क्या करता था, ये पैसा कम देता था, पैसा कम देता था। अगर बाजार में वस्तुएं महंगी होगी और पैसा लोगों के पास कम होगा तो लोग काम नहीं करेंगे। इसने क्या काम किया, बाजार पे ही नियंत्रण कर लिया और बाजार के वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करना शुरू कर दिया, ताकि जो पैसा इसको दिया जाए, मतलब जो भी पैसा सैनिकों को दिया जाए, उसमें उनकी आवश्यकता पूर्ति हो सके। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया था, बाजार पर नियंत्रण की कोशिश किया था। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इस सुधार का मुख्य उद्देश्य आम आदमी के जीवन को सुधार करना नहीं दोस्तों, आम आदमी के नहीं बल्कि क्या, सैनिक, किसके लिए, सैनिकों के लिए किया जाता था। यानी ये ऑप्शन आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। ठीक है, आगे चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में आपको विचार करना और बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है, देखिएगा, भक्ति आंदोलन कर्मकांड आधारित पूजा, जातिगत भेदभाव की अपेक्षा देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को बल देता है। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग क्या थे, दरअसल भारत में जो मुक्ति का मार्ग निकला था, उसमें यह था, अगर भगवान के प्रति आप डूब गए, भगवान के प्रति आप निष्ठा रख लिए या भगवान को आप अपना आराध्य मान लिए, तो क्या होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट में क्या हो, भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है, ना तो इसमें जाति पात था, ना तो कोई भेदभाव था। ठीक है, अगला क्या है, कबीरदास जी, गुरु नानक जैसे संत धार्मिक सहिष्णुता के विचार को बढ़ावा दिया और सामाजिक विभाजन की आलोचना की। बिल्कुल सही, ये क्या करते, समाज के विभाजन की बात नहीं बल्कि समाज के पुनरुद्धार की बात करते थे, सामाजिक सुधार की बात करते थे। ठीक है, आगे क्या है, भक्ति आंदोलन मुख्यतः भारत के उत्तरी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र तक नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में था। ध्यान देना है, संपूर्ण भारत में थे। आपको याद होगा केरला वाले क्षेत्र से संबंधित थे, आपको याद महाराष्ट्र से कौन थे, कैसे, जैसे तुकाराम, दादू दयाल, ये सब क्या थे, महाराष्ट्र से भी थे, या नामदेव, ये सब महाराष्ट्र से थे जो इसमें शामिल थे। यानी तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। पहला और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आपका प्रश्न है, अकबर के प्रशासन के संदर्भ में आपको विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, देखिएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की जिसमें अधिकारियों को उनके सैन्य उत्तरदायित्व के आधार पर रैंक प्रदान की जाती। बिल्कुल दोस्तों, अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी शुरू की थी जिसमें यह दिया जाता जितने मनसबदार होते थे उनको घुड़सवार और पैदल सेना और हाथी रखने क्या होता था, अधिकार होता था, और उसी के आधार पर उसको ये रखते थे। ठीक है, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि अकबर द्वारा लागू की गई राजस्व प्रणाली को जब्ती कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, दरअसल अकबर के जो एक वित्त मंत्री थे जिसका नाम था टोडरमल ने जिस पद्धति को अपनाया था उसको क्या कहा जाता था, जब्ती। जब्ती क्यों कहा जाता था, दरअसल ये 10 सालों में
10 सालों के औसत के आधार पर लिया जाता था, और अगर नहीं होता था, जो अपना कर नहीं दे पाता था, उसको जब्त कर लिया, तो उसकी जमीन जब्त की लिया जाती, इसलिए जब्ती कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें भूमि के माप उत्पादकता के आधार पर भू राजस्व तय होता था। बिल्कुल सही दोस्तों, होता क्या, जैसे भूखंड है, इसे माप लिया जाता था, फिर इसका औसत ले लिया जाता था, और 10 सालों के औसत के आधार पर 1/3 क्या किया जाता था, कर लगाया जाता था। यानी क्या है, दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको देखना एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है। एकता कौन लाया था, इल्तुतमिश ने लाया था। कौन सा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम एकता प्रणाली लाया था। क्या था इसमें देखिएगा, एकता प्रणाली भूमि राजस्व प्रशासन का एक रूप था जिसका प्रयोग मुख्यतः दिल्ली सल्तनत में किया गया। बिल्कुल दोस्तों, जो इसका प्रयोग इसमें होता क्या था, एक क्षेत्र को मान लो एक व्यक्ति को दे दिया गया, कहा जाता था आप इस क्षेत्र के राजस्व को इकट्ठा करिए और अपना खर्च लीजिए, और हमें भी अपना इसका जो हिस्सा है मुझे दे दीजिए। यानी इसमें एक व्यक्ति को जो सृजित करता था, जो राजस्व वसूलता था, एक एकता जैसी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कह रहा है मुक्तियों या जो इक्तेदार होते हैं उन्हें मुक्तियां कहा जाता था। ठीक है, ध्यान देना है। से अपेक्षा की जाती थी वे कानून और व्यवस्था बनाए रखें और सुल्तान को सैन्य सहायता प्रदान करें। और ध्यान देना, जो इक्तेदार होते थे उनको अपने यहाँ सेना रखनी होती थी, क्योंकि जो राजस्व वसूलेंगे उस पर क्या करेंगे, वो सेना भी रखेंगे, वहां के सैन्य मतलब कि प्रशासन भी देखेंगे, कोई कानून व्यवस्था होगा उसको भी देखेंगे, और कभी जब राजा की आवश्यकता हो कि युद्ध के लिए, तो युद्ध के लिए क्या करेंगे, सेना भी हो देंगे, उसे क्या कहा जाए, इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, परिवार में एकता अनुदान उत्तराधिकार के रूप में प्रदान किया जाता नहीं दोस्तों, यहाँ उत्तराधिकार का नियम नहीं था, उत्तराधिकार का नियम नहीं था यहाँ पर। ठीक है, यानी ये ऑप्शन आपका तीसरा गलत है, पहला दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला आपका प्रश्न है, शिवाजी के अधीन मराठा के संदर्भ में आपको विचार करना है। ठीक है, शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक पंचपरिषद पर आधारित एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। बिल्कुल सही दोस्तों, अष्टप्रधान कहाँ थे, शिवाजी के दरबार में थे। अच्छा, अष्ट दिग्गज कहाँ थे, आप बताइएगा। अष्ट दिग्गज, आप मुझे प्रश्न में कमेंट बॉक्स करके कमेंट बताइएगा कि अष्ट दिग्गज किसके शासनकाल में थे। ठीक है, अगले क्या है, शिवाजी के सैन्य सुधारों में एक अस्थायी सेना और एक नौसेना बेड़ा का निर्माण शामिल था। बिल्कुल दोस्तों, इसमें चूंकि शिवाजी एक पहले शासक थे जिनका क्या था, नौसेना को भी शामिल किया था। ठीक है, नौसेना उनके यहाँ बहुत अच्छी खासी थी। ठीक है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका शुरू है, और इन्होंने सेना के शुरू में गुरिल्ला युद्ध का पालन करते थे। कभी कभी आपके स्टेटमेंट पूछा जाता है कि नौ जो शिवाजी थे वो किस पद्धति पे काम करते थे, क्या था, गुरिल्ला पद्धति पे क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन क्या है आप सामने, शेरशाह सूरी के संदर्भ में आपको विचार करना बताना है। क्या, उन्होंने भारत के एक समान मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की और जो राजस्व में सुधार किया था। बिल्कुल दोस्तों, और राजस्व में सुधार किया था। बिल्कुल दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, रुपया नामक चांदी की मुद्रा जारी किया था, और तांबा की मुद्रा, तांबा क्या थी, जीतल की शुरुआत किया था। ठीक है, आगे क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, और जो क्या थे, बंगाल से लेकर पेशावर तक जाती थी, उत्तर पश्चिम प्रांत यानी पेशावर तक जाती थी। कहां तक जाती थी, पेशावर तक जाती थी, बंगाल से पेशावर तक जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत में मनसबदारी की प्रणाली की शुरुआत की? नहीं दोस्तों, मनसबदारी की जो व्यवस्था आ रही है वो अकबर कर रहा है। कौन कर रहा है, अकबर कर रहा है, ना कि शेरशाह सूरी। यानी तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अगर तीसरा काट दिया जाता तो पहला ये और ये ऑप्शन आपका कट गया, और ऑप्शन एक क्या हो गया आपका सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ई इंक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में आपको कथनों पर विचार करना है। क्या है, इसका प्रयोग डिजिटल रीडिंग के उपकरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, या डिस्प्ले स्पष्टता के बैकलाइट तकनीक का पर निर्भर है। ठीक है, आगे क्या है आपका, आगे इसमें ध्यान दीजिए, बैकलाइट तकनीक पर नहीं आधारित है, ये बैकलाइट तकनीक पर नहीं आधारित है, ये आपका गलत है, बल्कि कागज के आधारित है, बल्कि कागज के समान होती है। किसके आधार पर, कागज के समान होती है, ना कि बैकलाइट की। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, गलत है आपका। फिर क्या है, या एलसीडी या ओएलईडी डिस्प्ले की तुलना में अधिक विद्युत खपत करता है। नहीं दोस्तों, विद्युत खपत नहीं करता बल्कि व्यय करता है। क्या करता है, व्यय करता है। ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत है। ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, ट्रिपल डीप लानीना के संदर्भ में आपको विचार करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। क्या है, यह मध्य पूर्व प्रशांत महासागर की पूर्वी समुद्री की सतह पर तापमान
लंबे समय तक तापमान ठंडा रहने के संबंधित विषय। बिल्कुल दोस्तों, जो आपने हम्बोल्ट जलधारा आपने देखा होगा, मान लीजिए आपका प्रशांत महासागर की एक दक्षिण एशिया मतलब दक्षिण अमेरिका द्वीप है। इसमें आप देखेंगे ये जो तट है जहाँ पे क्या होता है, हम्बोल्ट की जलधारा बहती है। हम्बोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। अगर ये ठंडी जलधारा लंबे समय तक बनी बनी रहती है, इसे ट्रिपल डीप लानिना कहा जाता है। क्या कहता है? ट्रिपल डीप लानिना कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है इसका प्रभाव भारतीय मानसून को प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इससे क्या भारत में अच्छी वर्षा होती है। क्या होती है? भारत में अच्छी वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या होगा इसका? आगे है, इससे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार तथा वर्ष 2022-23 की शीत ऋतु में उत्तर भारत में प्रदूषण में वृद्धि होती है। नहीं दोस्तों, इसमें इसका उल्टा जश्न दे रखा है, बल्कि क्या होता है इसका प्रदूषण कहाँ होता है? उत्तर भारत प्रदूषण में सही होता है। प्रदूषण क्या होता है? वायु गुणवत्ता सुधार होता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत जो होता है उसकी प्रदूषण में क्या होता है? कमी आती है। ठीक है, उसमें प्रदूषण की मात्रा मतलब वायु गुणवत्ता की मात्रा कमी आती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। और पहला और दूसरा क्या है आपका? सही है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति भारत की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है? संरक्षित नहीं है। अब बताइएगा, फिशिंग कैट, हिम तेंदुआ, ओलिव लिडरे या फिर मॉस्किटो फोट। ये वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन मॉस्किटो फिश, ये जो है आपका नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही खबरों में रहा पैट्रियट मिसाइल किस देश से संबंधित है दोस्तों? ये यूएसए अमेरिका से संबंधित है। इसी ने भी इस चर्चा में काफी ज्यादा रहा, इसी से संबंधित है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आईएनएस संधायक के संदर्भ में आपको विचार करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। क्या है? यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वे वेसल चार्ज है। बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, यह भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला है। यह युद्ध काल आपात स्थिति के दौरान अस्पताल जहाज के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका? सही, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है? सही। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम क्वेश्चन, चूंकि ये टेस्ट पूरा हो गया, आगे हम टेस्ट संख्या तीसरा लेकर आएंगे। साथ ही दोस्तों विजन आइए शुरू करने जा रहे हैं। आप इसको हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे एक टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेस, इसका पीडीएफ वहां आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।